तो आप मैदान बता दीजिए जहां पर 4 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश का इकट्ठा हो जाए। आप फोर्स को बुला लीजिए, गोलियां भर लीजिए, कत्ल कर दीजिए, हम लोग खत्म कर दीजिए। जैसे नेतन्याहू मार रहा है हमास को, वो गजा के अंदर, उसी तरीके से हम आप हमारे कम से कम तारीख में आपका भी नाम हिटलर की तरह लिखा जाएगा। मुसलमानों के साथ ही तो सारी समस्याएं हैं। आप अखंड भारत के उस फिलॉसफी को मानते हैं? बिल्कुल, मैं आज भी तैयार हूं उस चीज के लिए। इससे अच्छा क्या होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दोबारा भारत का हिस्सा हो जाए। ये अगर कोई कह रहा है कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता है तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई कह रहा है कि ये गलती मुसलमानों ने की है तो ये उससे भी बड़ा झूठ है और तोहमत हम पर है। मुख्तार अंसारी कितने साल जेल में रहे? 28 साल रहे। 10 साल से बीजेपी की हुकूमत है। 18 साल किसकी थी? सपा बसपा की थी ना। मैं तो उनके बेटे से ही सवाल कर रहा हूं कि आप बताओ तो मौजूदा वक्त में, मैं अफजल अंसारी साहब से भी ये सवाल कर रहा हूं कि अगर इन 10 सालों में बीजेपी हुकूमत में न्याय नहीं मिला तो आगे पिछले 18 साल में न्याय आपको क्यों नहीं मिला? हमारा जो सियासी दुश्मन है वो कोई हिंदू भाई नहीं है, वो मुसलमान। क्या मामला है? राजभर साहब से क्या आपकी दिक्कत है? कहाँ आपकी नाम उनाम रखा जा रहा है? क्या गर्दन कट जाए, फांसी लग जाए, क्यों माफी मांगेंगे हम? आप माफी मांगोगे? चलो आप माफी मांग लो। आप ये कह दो कि ठीक है, सालार मसूद गाजी को हमने जो भी आप शब्द बोले हैं मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मैं भी माफी मांगूंगा। और मैंने आपसे अभी कहा ना कि कांग्रेस की हुकूमत में 50,000 से ज्यादा, में 50,000 कम वक्त में 30 साल के अंदर हुआ, जिसमें 2.5 लाख लोग मारे गए। 2.5 लाख में 2,25,000 मुसलमान मारे गए। किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। अखिलेश यादव को आजम खान की जरूरत भी नहीं, समझ रहे? और आजम खान साहब के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो समाजवादी छोड़ करके अब नया स्ट्रगल कुछ कर पाए। ना ताकत है, ना हिम्मत है, बदन में जान भी नहीं है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट की बातचीत में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं और उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी ये भी तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी पे कौन बैठेगा और विपक्ष की कुर्सी पे कौन बैठेगा। मैं स्वागत कर रहा हूं AIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जी का। स्वागत है सर आप। शुक्रिया सर। अभी मैं आपसे रिसेंट जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी पे बात करूं और 27 के एजेंडे पे बात करूं, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी राजनीतिक शुरुआत किस तरीके से हुई? आपने पॉलिटिक्स में आने का फैसला कब किया और इस पार्टी से जुड़ने का फैसला कब और क्यों किया? देखिए 2008 में, चूंकि मैं आपको पहले बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है और 2008 में एक सानहा हुआ था दिल्ली के बटला हाउस में, जिसमें आजमगढ़ के 2 बच्चे मारे गए थे और उन्हें आतंकवादी बता करके मारा गया था। उसमें एक पुलिस वाला भी मारा गया था, शर्मा जी। तो ऐसे हालात में पूरा नेशनल मीडिया आजमगढ़ को आतंकगढ़ लिखता था और आजमगढ़ के हालात ऐसे थे कि हमारे सरों पर हाथ रखने के लिए कोई भी पूरे देश का, उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे देश का कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी समाज का रहा हो, हिंदू समाज या मुस्लिम समाज, कोई भी हमारे डिफेंस में नहीं खड़ा हुआ। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आजमगढ़ को आतंकगढ़ क्यों कहा जा रहा है। हालात तो ऐसे थे कि आजमगढ़ ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी स्टूडेंट थे, अपनी तालीम को लेकर के जो दूसरे शहरों में, इलाहाबाद है, लखनऊ हो या और भी दूसरे स्टेट में, वो लोग डर के मारे अपने घरों को वापस आ गए थे, क्योंकि पुलिस आजमगढ़ के नाम पर लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, परेशान कर रही थी। तो ऐसे हालात में आजमगढ़ के लोगों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम खुद अपनी लड़ाई को खुद लड़े। तो एक उलमा काउंसिल के नाम से एक तहरीक खड़ी हुई, जिसमें सारे लोगों की सहमति से मौलाना आमिर रशादी साहब को उसका सदर बनाया गया। वो एक गैर सियासी तंजीम थी। तो उसी के बैनर पे हम लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ना शुरू किया और बटला हाउस फर्जी इनकाउंटर की जांच के लिए हम लोग 4 मरतबा दिल्ली ट्रेन लेकर के गए।
पूरी पूरी ट्रेन बुक करके हम जा कर के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते थे। केंद्र में कांग्रेस की हुकूमत थी और इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और हम लोगों का सिर्फ मुतालबा यही था कि आप बटला हाउस इनकाउंटर की जांच करवा दीजिए, ताकि जो एक देखिए जो चीज़ें चली गई वो तो हमको वापस नहीं मिलनी थी, लेकिन कम से कम जो एक आतंकवाद का ठप्पा आजमगढ़ ज़िले पे लगा है वो ठप्पा तो कम से कम धुल जाएगा। तो उसमें कहा गया नहीं बटला हाउस की इंक्वायरी नहीं होगी, इससे पुलिस डिपार्टमेंट का मोरल डाउन होता है। बहरकैफ हम लोग जिद्दोजहद करते रहे, कोशिश करते रहे। फिर वो एक गैर सियासी तंजीम ने सियासी रुख अख्तियार किया, हम लोग उसी से जुड़े रहे, उस तहरीक से जुड़े रहे, तन मन धन तीनों चीज़ें हम लोगों ने लगाई उसके लिए। पार्टी में हम लोगों ने काम भी किया। मैं एक बार 2012 के इलेक्शन में मेरी अपनी जो खुद की विधानसभा है वहाँ से मैं विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा हूँ और कमोबेश में 10 से 12 हज़ार वोट मिला था, क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम वोटर बहुत कम है, सिर्फ 47,000 है हमारी विधानसभा में। तो यहीं से सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ। आपने बताया कि आप तन मन धन से लगे, आपके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा। आपका पढ़ाई क्या है, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या करते हैं, आपके पारिवारिक परिवेश कैसा था, किस तरीके से आपके जवानी के दिन, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, बचपन की पढ़ाई कैसी गई? देखिए, मैं एक ताजिर का बेटा हूँ। मेरे फादर 1960 से तिजारत करते थे और आज भी हम तिजारत करते हैं। बहुत सारे काम हैं हम लोगों के। हम लोगों का बेस तो था टोबैको का, तंबाकू का, और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी फील्ड में हम बस अभी तो फ़िलहाल हम भाइयों में आपसी बंटवारा हो गया है। तो हमारा अपना डिटर्जेंट पाउडर का भी काम है, हमारा अपना उसका अगरबत्ती का भी काम है, हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं हम पूरी तरीके से बिजनेस करते थे। और मेरी जो तालीम है, इब्तदाई तालीम, मैंने हमारे गांव में एक मकतब है जिसका नाम मकतब अशरफिया है। मेरे वालिद मरहूम उस मकतब के नायब नाज़िम भी थे। तो मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो क्लास 5 तक वो मैंने मकतब में ली है। उसके बाद मैंने अशरफिया इंटर कॉलेज में मैंने पढ़ा है और मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है और अवध से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। किस सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन? उर्दू में। जी। अच्छा, आपकी विधानसभा कौन सी है जहाँ से आप चुनाव लड़े थे? ये हमारी फूलपुर पवई विधानसभा है, आजमगढ़। जी। आपने बताया आप एक अलग दल, एक अलग मोर्चा बना के आप लोगों ने बाटला हाउस के लिए जो आवाज़ उठाई, जांच हुई, उसमें फैसले भी आए, आपने उसी मोर्चे से चुनाव लड़ा। उसके बाद में ये पार्टी में कैसे आने का आपका, किस तरीके से आपको लगा कि अब मुझे इस दल से जुड़ना चाहिए? देखिए, मैं एक रोज़ बैठा था तो सोशल मीडिया पर मैंने एक चीज़ देखी कि एक आदमी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बटला हाउस पर बात कर रहा है और वक्त के गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है कि बटला हाउस की आप जांच क्यों नहीं करवा रहे। अगर हमें इस पार्लियामेंट से इंसाफ नहीं मिलेगा मुसलमानों को, तो फिर मुसलमान कहाँ जाएगा इंसाफ मांगने के लिए। आप इंसाफ करिए, बटला हाउस की जांच करवाइए। तो हम नहीं जानते थे वो आदमी कौन है, ना कभी हमने उनसे मुतालबा किया था कि आप हमारी इंक्वायरी कराइए बटला हाउस इनकाउंटर की। जबकि आजमगढ़ में या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडर थे, एमपीज़ थे, एमएलए थे, हमने किसी को पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए आजमगढ़ इशू पे नहीं देखा। तो फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, भाई ये आदमी कौन है जिसको हम जानते भी नहीं है, वो हमें नहीं जानता। बावजूद उसके जब तो पता चला कि हैदराबाद के सांसद हैं कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो फिर हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो वो हैदराबाद के एमपी थे। तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई, भाई एक आदमी जिसे हम जानते नहीं, जिससे हमने कभी मुतालबा नहीं किया कि आप हमारी आवाज़ बने, जिसे हमने कभी वोट नहीं डाला,
वो आदमी बटला हाउस पे बात कर रहा है, आजमगढ़ के मुसलमानों की बात कर रहा है, फर्जी इनकाउंटर की बात कर रहा है। तो फिर हम लोगों ने, बल्कि मैंने, हमारे एक रिलेटिव रहते हैं वहाँ पे, डॉक्टर है, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है, अलीगिरियन है वो, हमारे रिश्तेदार हैं, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ हाँ यहाँ पर है वैसी बरदरान, उनका दफ्तर है दारुस्सलाम, वहाँ पर वो मिलते हैं। मैं ज़िंदगी में कभी भी सफ़र नहीं किया था हैदराबाद का। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मुझे नंबर चाहिए, तो मुझे दारुस्सलाम के लैंडलाइन का नंबर मिला। तो मैं दारुस्सलाम में फ़ोन किया और मैंने वहाँ पे जो फ़ोन अटेंडेंस था, उसने, आबिद नाम था उसका, उसने कहा कि ठीक है मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन फ्राइडे को हमारा दफ्तर क्लोज रहता है, बाकी दिन सुबह 11 से लेकर के 2 बजे तक आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हो सकती है। तो फिर हम गए हैदराबाद, हमारे लिए शहर नया, लोग नए, बल्कि मैं ज़िंदगी में कभी सफ़र नहीं किया था हैदराबाद का, अपनी लाइफ में कभी नहीं गया था। तो हम गए, एक फरियादी बन करके लाइन में लग करके हमने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की। मैं था, हमारे एक और साथी थे, उनको भी मैं लेकर के गया था। तो हम लोगों ने मुलाकात की और मुलाकात करके हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का हम काम करें। चूँकि 2013 का मामला था, तो मुझे लगा कि ओवैसी साहब ने कुछ और फील किया। तो फर्स्ट टाइम में तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे यूपी नहीं जाना, मैं यूपी नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं यूपी नहीं जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर हम 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास नहीं आए। उन्होंने कुछ और सोचा कि हाँ, ऐसा तो चुनाव नहीं लड़ने के कि लिए इनको टिकट भेजा मांगना गया हो या किसी दल से अन्य दल ने भेजा हो। तो मैंने वोट कहा साहब, काटने की नियत जी से जी भेजा जी जी, गया हो। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास, हम लोग इसलिए नहीं आए हैं कि हम आपसे टिकट के लिए या ये डिमांड करने आए, नहीं, हम वहाँ पर तंजीमी काम करना चाहते हैं। चूँकि उसी दरमियान में मुजफ्फरनगर का भी दंगा हुआ था, तो मुजफ्फरनगर के दंगे की भी हम लोगों ने उनकी वीडियो देखी थी कि उसमें जा कर के उन्होंने वहाँ शामली और मुजफ्फरनगर में जो लोग कैंपों में थे उनकी मदद की। वो भी वीडियो हम लोगों ने देखा जब सर्च करके पाया। तो वही हमने कहा कि आज उत्तर प्रदेश का जो दबा कुचला वंचित समाज है मुसलमान, ये आपकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप तंजीमी काम करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको इजाज़त देता हूँ। तो फिर आजमगढ़ की हद तक, एक ज़िले की हद तक उन्होंने, चूँकि हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन जो करवाया था आजमगढ़ से, तो फिर उस पर हम लोगों ने जो है काम शुरू किया। तो फिर वो सोशल मीडिया पे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया भी लोग नहीं इस्तेमाल करते जिस तरीके से आज है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब ये खबरें गर्दिश की कि भाई MIM उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुआ काम, तो पूरे स्टेट से हम लोगों को मैसेज आने शुरू हो गए। तो फिर उस हिसाब से हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा कि आप एक डेलीगेशन लेकर के मुझसे दिल्ली में मुलाकात करिए। तो हम लोगों ने फिर नवंबर के महीने में ही, सॉरी 2013 में दिसंबर के महीने में मैं दिल्ली गया। तो हमारे साथ 5 लोग थे, मजीद और 3-4 लोग साथ में थे। तो जा कर के हम लोगों ने दिल्ली में अशोका रोड 34 नंबर पे, जो आज भी उनका घर है, उस पर हम लोगों ने मुलाकात की। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको इजाज़त देता हूँ, लेकिन आप लोग ये तय कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश में आप पार्टी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन है, किसको आप चाहते हैं कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बने। तो हम लोग ने कहा ठीक है सर, हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने फिर हम लोगों को एक तारीख बताई कि आप लोग ये तय कर लीजिए, उसके बाद मुझसे हैदराबाद में फला तारीख में मुलाकात करें। तो फिर हम लोग तय किए, और हालांकि मैं उस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, चूँकि मैं इतना बड़ा प्रदेश, मैं तो 2-4 ज़िले के बाद 5वें 6ठे ज़िले में तो हम कभी गए भी नहीं थे, और हम एक गैर सियासी आदमी हैं। हमारे वालिद ने कभी, लेकिन आप कोई चुनाव तो इलेक्शन लड़ चुके थे, तो सियासी नहीं आदमी तो नहीं हो नहीं, गए। मैं उसके पहले की बात कर रहा हूँ कि मैं एक गैर सियासी आदमी था। चुनाव में देखिए, विधानसभा का चुनाव लड़ना और पूरे प्रदेश में संगठन का काम करना, ये दोनों अलग चीज़ें, बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं। तो मैं वही सोचा कि पूरे प्रदेश में मैं 75 जिलों में कैसे जाऊंगा। 24 करोड़ की आबादी है, हमारा पड़ोसी देश से ज़्यादा आबादी तो हमारे देश में है, हमारे स्टेट में है।
तो ये सब चीज़ें सोच करके मैं इनकार किया, लेकिन चूंकि हमारे जो साथी उस वक्त गए थे वो मेरे साथ नहीं है, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, इनके पास रिसोर्सेज है, गाड़ी घोड़ा सारी चीज़ें हैं, वो हम लोगों के पास नहीं है, ये कर सकते हैं, हम लोग इन्हीं पे मोहर लगा रहे हैं, इन्हीं को आप जिम्मेदारी दीजिए। तो मुझे यहाँ का उत्तर प्रदेश का संयोजक बनाया गया। फिर मैंने 2014 से कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से ये सफ़र का आगाज़ हुआ। अभी मैं आपकी राजनीति के और जो जर्नी रही 14 के बाद की, इस पे अलग अलग बात करूँ, उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ अभी जिस चीज़ के लिए आप थोड़ा कंट्रोवर्सी में हैं, या जिसके लिए अभी आप मीडिया में हलचल में हैं, क्या मामला है? राजभर साहब से क्या आपकी दिक्कत है? कहाँ आपकी नाम रखा जा रहा है? क्या हो गया? नहीं, राजभर से मेरी कोई दिक्कत नहीं है। ओम प्रकाश राजभर कुछ दिन हमारे साथ भी रहे, हम लोगों का साथ रहा, 7 गाड़ियों में हम लोग घूमे हैं। मैंने उनकी भी चाय पी है, उन्होंने मेरी भी चाय पी है, साथ में हम लोग खाना भी ये खाए। किस समय की बात है? ये 2021 में। जब उनका सपा से गठबंधन? नहीं, जब हमारा था, सपा ने बाद में उनको खरीद लिया। आप पहले, उन्होंने आप लोगों को? हाँ हाँ, तो हम तो साथ में एक गाड़ी में चलते थे, राजभर साहब, मैं, ओवैसी साहब, बल्कि हमारे घर पे राजभर साहब हमारे घर पर भी आए, ओवैसी साहब भी थे। तो मैं भी कई बार, एक बार नहीं कई बार उनके दफ्तर पे गया, हम लोगों ने साथ में चाय बैठ करके पिया। लेकिन मुझे एतराज़ एक बात पे है, आपका फेत है, मेरा फेत नहीं, ये तो मुमकिन नहीं ना। आप मुझे बार बार एक ही गाली दे रहे हो, इनके बाप दादा लुटेरे थे, इनका हमारे औलिया इकराम लुटेरे थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी जा रही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को गालियाँ दी जा रही है। अरे भाई, क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आपने एक बार नहीं 100 बार लुटेरा कहा। हमने मीडिया के एक सवाल के जवाब में ये बात कही कि नहीं, मैं नहीं मानता कि ये लुटेरे थे, हाँ ये लुटेरे हो सकते। हमने इतना ही कहा, आपने 100 बार कहा, कोई बवाल नहीं, कोई पुतला फूकना नहीं, कोई गोली। आप अगर मेरे बयान से डिसएग्री कर रहे थे तो आपको राइट था, आप जाते पुलिस में मेरे ऊपर कंप्लेन करते, मुझे गिरफ्तार करते, जलवा जेल भिजवा देते आप। लेकिन ये कौन सा तरीका था कि आप मुझे गोली मारने, जूता मारने, जो मुझे जूता मारेगा 51,111 रुपए का इनाम, कोई मेरी गर्दन काटने की बात कर रहा है। आप एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री होने के बाद, वो भी इतने बड़े स्टेट के आप कैबिनेट मंत्री हैं, उसके बाद आप मुझे, लोगों को आप कह रहे हैं कि जाकर के शौकत को मारो। हाँ, कल के मेरी अगर हत्या हो जाएगी कौन जिम्मेदार होगा? लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। आपको जो फंडामेंटल राइट मिला वही फंडामेंटल राइट हमको भी मिला है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे तो आप कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला है, हम कुछ बोलेंगे तो आप कहोगे कि हम गाली दे रहे। हमने किसी देवी देवता या भगवान ईश्वर, उनके जो इसको भी वो मानते हैं, हमने उसको तो गाली नहीं दिया ना, हमने गाली भी नहीं दिया। आप जो कहते तो वही हमने कह दिया। तो आपने जो बयान दिया था महाराजा सुहेल देव को लेके, अभी आप उस पर कायम? दे दिया। कायम का मतलब क्या है? नहीं, कायम का नहीं, मतलब, कायम का मतलब क्या है? मेरे ऊपर 3 FIR हो चुकी है। हाँ, कई जगह आपके खिलाफ FIR हुई। तो मैं क्या करूं, जाकर के उनसे माफी मांगू? अब आप अपना तो आप बताएंगे, मैं तो सिर्फ सवाल पूछने यहाँ। जिंदगी में नहीं हो सकता, गर्दन कट जाए, फांसी लग जाए, क्यों माफी मांगेंगे हम? आप माफी मांगोगे? चलो आप माफी मांग लो, आप ये कह दो कि ठीक है, सालार मसूद गाजी को हमने जो भी आप शब्द बोले हैं मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, मैं भी माफी मांगूंगा। आप बदतमीजी करेंगे तो आप हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? हम तमीज से बात करेंगे। ये कौन सी बात हो गई? आप इस देश के नागरिक हैं, हम नहीं हैं। आप जरा मुझे बता दीजिए कि जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं उसका कौन सा योगदान था हिंदुस्तान की आजादी में, इस राष्ट्र के को जो है बनाने में उसका कौन सा योगदान था? जो कहते हैं राष्ट्र निर्माता, बताइए मुझे आप बताइए मुझे। आज से 1000 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया ना, तो कौन सा योगदान था मुझे बताइए आप। अच्छा, पासी क्लेम कर रहा है कि ये पासी थे, आपके खिलाफ पासी समाज ने भी, जैनियों ने कहा ये जैन थे, जैनियों ने कहा ये जैन थे, राजभर जी कह रहे हैं ये राजभर थे। तो पहले ये तो बैठ के फैसला कर लो थे कि जब तुमको यही ना नहीं मालूम कि सुहेलदेव राजभर थे कि पासी थे कि जैन थे,
तो तुमको इतिहास कैसे मालूम हो गया सुहेल देव का और गाजी सालार मसूद गाजी का कि वो लुटेरे थे? अच्छा, सालार मसूद गाजी लुटेरे थे तो लूट करके कहाँ ले गए आप बताओ मुझे? पैदा कहाँ हुए थे वो? हिंदुस्तान में। अगर वो उस वक्त अफगानिस्तान में भी पैदा होते तब भी आप ये कह सकते थे कि वो भारत में पैदा हुए, क्योंकि अखंड भारत था। अफगानिस्तान हमारा देश था, बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था। आप अखंड भारत के उस फिलॉसफी को मानते हैं? बिल्कुल, मैं आज भी तैयार हूं उस चीज के लिए। इससे अच्छा क्या होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश दोबारा भारत का हिस्सा हो जाए? इससे अच्छा क्या होगा? ये तो भारत है ना। ये तो मैं कहूंगा कि हिंदू महासभा और मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के हमारे देश को छोटा किया, हमारे देश को बांटा है। हम तो इसके विरोधी थे। अगर हम विरोधी ना होते तो हम भी पाकिस्तान चले गए होते, हमारे लिए भी रास्ता खुला हुआ था। तो कोई आज की तारीख में ये ना सोचे, ठीक है हमारे ऊपर मुकदमे होंगे, हम बर्दाश्त करेंगे, लड़ेंगे उसको, उसका जवाब हम देंगे न्यायालय। आपके ऊपर सिर्फ मुकदमे नहीं हुए, कई तरह की बात की गई, जीभ काटने की बात, गर्दन काटने की बात, तो आपको कभी डर लगा? नहीं, मैं देखिए डरता नहीं हूँ किसी से। मैं MIM पार्टी को उत्तर प्रदेश में जब लेकर के आया था तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में पार्टी के झंडे को कोई नहीं पहचानता था, और जो लोग पहचानते थे वो लोग ये कहते थे कि ये आतंकवादियों की पार्टी है। तब मैं पूरे प्रदेश में अपनी गाड़ी पे झंडा लगा करके घूमता था। मेरे साथ बहुत सारी बदतमीजियां भी हुई। जब मैं गुजरता था, मेला ठेला रहता था, झंडे देख करके, ओवैसी साहब की फोटो देख करके मेरी गाड़ियों पे लोग पीटते थे, मारते थे। मैं उन सब सारी चीज़ों से आगे निकला। आज पूरे प्रदेश के 75 जिलों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी का संगठन है। जब मैं अकेला था नहीं डरा, तो आज मैं क्यों डरूंगा? और मौत एक बार आती है, दो बार नहीं आती। जन्म भी इंसान एक बार लेता, मरता भी एक बार है। जो पैदा हुआ है इस दुनिया में उसको मरना है। किस डेट में मरना है, किस वक्त मरना है, कितने बज के कितने मिनट पे मरना है, ये सारे संविधान, हमारा मानना ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऑलरेडी लिख करके रखा है। उससे एक सेकंड आगे ना पीछे। मौत का बहाना क्या होगा ये कोई नहीं जानता। जिम में जाते हैं लोग, एक्सरसाइज करते हैं, वहां गिर के मर जाते हैं। रात में अच्छा खासा खाना खा करके सोते हैं, सुबह देखते हैं तो मर गया इंसान। जंग के मैदान में पूरी जिंदगी जो लड़ता है वो अपने घर के बिस्तर में मरता है, मैदान में नहीं मरता। और जो घरों में सोया रहता है डर के मारे कि बाहर जंग चल रही है, बमबारी उसके घरों पे हो जाती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मौत कब को, किस, कहां, कैसे आएगी, ये कोई नहीं जानता। तो डर किस बात? अच्छा, ये छोड़िए, आप ये बताइए, राजभर साहब से आपने बताया पुरानी आपकी दोस्ती थी, साथ में काम कर रहे थे, साथ में कभी आप उनके घर चाय पी लेते थे, वो आपके घर चाय पी लेते थे। जब ये सब विवाद हुआ, कभी मन में नहीं आया कि एक बार फोन करें, बात कर लेते हैं, आप दोनों लोग आपस में बात कर लीजिए कि भाई ऐसा मामला है, मेरा ये कहना नहीं था या वो कहना नहीं था? आपने कभी ये कोशिश नहीं की कि आपस में बात हो जाए? मैं क्यों बात करूं? जो आदमी मुझे जूता मारने की बात कर रहा है मैं उससे बात क्यों करूंगा? अभी उनकी तबीयत वगैरह खराब थी, आपने इनके हालचाल जानने? नहीं, मैं उनकी तबीयत खराब थी, मुझे पता चला। बरेली में हमारा प्रोग्राम था, बड़ी सभा में हमने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे, वो अच्छे हो जाएं, लौट करके वापस अपने घर को आए। बाकी जो सियासी हमारी अदावत है वो तो चलते रहेगी। वो हमारी उनकी पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं। अभी वो डिस्चार्ज हो गए हैं, कभी आपने सोचा कि एक बार हालचाल तो ले लें? नहीं, मैं भाई, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो है डिप्टी CM जा रहे हैं, तो मेरी क्या औकात है भाई? मैं जाऊँ, हो सकता है वो मुझे जूता मारवाने लगे तो हो सकता है मुझे मार करके भगा दे, तो हो सकता है उनके लोग वहाँ मुझे गोलियां मार दे। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी कहा गया है कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर के हमेशा चौकन्ना रहिए। तो ये हिकमत भी हमें अपनानी पड़ती है। अब मरने का यह मतलब नहीं आदमी कुएं में कूद जाए, जानबूझ करके वहां जाने की क्या जरूरत है? बदतमीज लोग बदतमीजी कर जाए। अच्छा, इससे जुड़ा एक और सवाल है मेरा, इसके बाद मैं आपकी राजनीति और दूसरी पे बात करूंगा। इतना बड़ा मामला हुआ, आपको तरह तरह से धमकियां, और ये पूरे मामला नेशनल मीडिया में भी छाया रहा। ओवैसी साहब का इस पे बयान दिया, क्या आपसे उनकी बात हुई इस बारे में? उन्होंने आपको कुछ कहा, या ऐसा है कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से अभी खुद को दूर रख रहे हैं और उनका पूरा कंसंट्रेशन बिहार चुनाव पे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब को हर एक चीज़ों की पल पल की खबर रहती है, पूरी अपडेट रहती है उनको। और इंशाल्लाह जब सही वक्त रहेगा, ज़रूरत रहेगी, तो इंशाल्लाह यूपी आएंगे भी, और हर इशू पे वो बोलते हैं, इंशाल्लाह बोलेंगे भी।
नहीं, इस बारे में आपकी बात हुई राजभर जी से, वो ओवैसी जी से, कि ऐसा कुछ चल रहा है इस ये तरीके कोई इशू नहीं है, ये तो इशू बनाया गया है। तो वैसी साहब गैर जरूरी बातों पर नहीं बोलते हैं, ये कोई इशू थोड़ी है, ये तो इशू बनाया गया है जबरदस्ती। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जैसे आपने बताया कि आईएम का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, और आप उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम, क्योंकि एक अलग धर्म को मानने वाले उसके बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, उसका अपनी अलग आइडेंटिटी लेके राजनीति करना कितना मुश्किल है, क्या लग रहा है आपको? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको क्यों कठिन लगता है, या लगता है कि जैसे सबके लिए वैसे ही आपके लिए? देखिए, मैंने काशीराम को पढ़ा है, काशीराम जी को मैंने पढ़ा है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 130 के आसपास एससी एसटी समाज का सांसद है। जो हट जाए तो सरकार गिर जाए, जिधर चला जाए उधर सरकार बन जाए। बावजूद उसके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कोई शोषित वंचित समाज था जिसके साथ अन्याय हो रहा था, तो वो समाज कौन था? जाटव समाज था। जाटव मीन्स दलित। ऐसे 22% एससी उत्तर प्रदेश में है, लेकिन 15 जातियां जो एससी की है, वो जिनको मंदिरों में जाने की इजाजत है, 15 जातियां हैं। जैसे खटिक है, पासी है, पासवान है, हिंदू में धोबी है, तो ये कोरी है। ये जो जातियां हैं, इनको मंदिर में जाने की इजाजत है, ये अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन जो 11% जाटव समाज है, जिसको संविधान ने अनटचेबल कहा है, अनुसूचित जात या अनटचेबल, क्या अछूत जिसको कहा, वो 11% है उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में उसको जाटव बोलते हैं। वो 11% न्याय से वंचित था। उसकी लड़ाई मान्यवर काशीराम ने लड़ी। 130 एमपी होने के बाद, दलितों का 130 एमपी था पार्लियामेंट में, उसके बाद काशीराम ने BS4 बना करके, फिर बाद में बहुजन समाज पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बना करके 11% को लेकर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बना ली। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में। और मौजूदा वक्त में सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आज से 15 साल 20 साल पहले की रिपोर्ट है कि मुसलमान दलित से बदतर है। हम उनसे पीछे हो गए, दलित से बदतर मुसलमान है। तो मुझे लगता है कि अगर इस वक्त सबसे ज्यादा कोई अपने अधिकारों से वंचित है तो वो मुसलमान है। मैं मुसलमानों की स्थिति और प्रदेश में उनके, इस पे आपसे और चर्चा करूंगा। मेरा सवाल यहाँ पे था कि एज अ मुस्लिम लीडर, एक नई पार्टी, क्योंकि ये आसान था कि आप बसपा के साथ जो स्थापित दल हैं, समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेता ऐसे मिलते थे, लेकिन एक अलग पार्टी के साथ मुस्लिम राजनीति करना क्या बाकी राजनीति से कठिन है, या वो भी सामान्य बाकी राजनेताओं को जैसा संघर्ष करना पड़ता है वैसा रहता है? नहीं, देखिए, संघर्ष तो आप ये समझ लीजिए कि 10% नहीं बल्कि 40% उनसे ज्यादा हम लोगों को करना पड़ता है। क्या अलग चुनौतियां होती हैं? अलग चुनौतियां, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हमारे सामने, हमारा जो सियासी दुश्मन है वो कोई हिंदू भाई नहीं है, वो मुसलमान है। जो पुराने कांग्रेसी या पुराने समाजवादी के लोग हैं, वो हमें हमेशा एक नाम फेमस कर दिया है कि ये फला की टीम है, फला की टीम। और ये आज कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी हमारी जो भी मुस्लिम लीडरशिप वाली पार्टियां बनी, चाहे वो डॉक्टर मसूद साहब रहे हो, पूर्व मिनिस्टर, चाहे अरशद खान साहब रहे हो, चाहे डॉक्टर अयूब साहब रहे हो, चाहे मौलाना आमिर इरशादी साहब रहे हो, सब पर एक ही इल्जाम लगा कि ये बीजेपी की बेटी है। राजभर ने पार्टी बनाई 4% पे, उन पर कोई इल्जाम नहीं। निषाद पार्टी बनी, कोई इल्जाम नहीं। राजा भैया ने 2% लेकर के ठाकुरों को अलग पार्टी बनाई, उस पर कोई इल्जाम नहीं। और भी बहुत सारी त्यागियों ने अपनी अलग पार्टी बनाई, सबने बनाई। भूमियार ने अपनी अलग पार्टी बनाई, यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई, उन पर कोई इल्जाम नहीं इस तरीके का। लेकिन ये इल्जाम किस पर लगता है? सिर्फ मुसलमान पर। इसका मतलब ये है कि आप मुझे नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों पर यह इल्जाम दे रहे हो कि हम फला की टीम है, जबकि पूरा हिंदुस्तान ये जानता है कि हिंदुस्तान में एक ही एक ऐसा समाज है जो कभी बीजेपी को वोट नहीं करता। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है।
वो मुसलमान है। कारण आपको क्या समझ समाजवादी के यादवों के बारे में लोग कहते हैं अरे यार इस बार यादव बीजेपी के साथ चलेंगे। यादव है भी कुछ बीजेपी में, यार राजभर कुछ बीजेपी में है, कुछ यहाँ है, खटीक कुछ बीजेपी में है, कुछ यहाँ है, लेकिन हमको लेकर के तो श्योर है, ये वोट नहीं डालते हम, श्योर है। भाजपा वर्सेस मुस्लिम कैसे हो जाता है? विनय कटियार का भी आपने एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट सुना था। ठीक है, क्या स्टेटमेंट था? कि अयोध्या से मुस्लिमों को हटा दे। यही स्टेटमेंट पूरे बीजेपी का है। विनय कटियार ने अयोध्या की बात की, कोई हमें हिंदुस्तान से भगाने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है हम उनको काट देंगे पीट देंगे। तो हमारी अभी जो विनय कटियार भाजपा में तकनीकी रूप से नहीं है, कौन प्रोडक्ट तो है ना वही का, आरएसएस का प्रोडक्ट है ना। आरएसएस और बीजेपी को या हिंदू महासभा या आरएसएस की 150 जो दिल्ली तंजीमें, आप उसको बीजेपी से अलग कैसे देख रहे हैं? आप ये तो अच्छा मान लीजिए, आप अभी का मान रहे हैं, ये शुरुआत से ही है भाजपा के उदय को या मुस्लिमों की प्रेजेंस को ऐसा माना जाता है कि भाजपा और मुस्लिम एंटी हैं। यकीनन यकीनन बीजेपी की आइडियोलॉजी हमारे बरक्स है, बिल्कुल अपोजिट है। आपको किन चीजों से बीजेपी देखिए, आरएसएस की अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आरएसएस को बनाने वाले हेडगेवार जिनका ताल्लुक कांग्रेस से, महाराष्ट्र के विदर्भ प्रांत के वो सेक्रेटरी थे, उसी वक्त उन्होंने आरएसएस का गठन किया था, वो कांग्रेस में भी थे। ठीक है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी उसी पे काम कर रही है। ठीक है, मान लिया आपकी बात को। कांग्रेस ने आरएसएस को दूध पिलाया और आरएसएस के पेट से बीजेपी पैदा हुई। आरएसएस कांग्रेस की बूढ़ी माँ है और बीजेपी आरएसएस का जवान बेटा है। तो बूढ़ी माँ को डाल दिया वृद्धाश्रम में, बेटे में अपना फ्यूचर तलाश किया। अब देखिए, आपने एक बड़ा ही मजेदार दूसरा एंगल ला दिया। पूरे देश में राहुल गांधी मोदी लड़ रहे हैं, आरएसएस ये है, वो कह रहे हैं कांग्रेस, आप कह रहे हैं इन दोनों की साठगांठ है, ये उनकी अम्मा है, ये उनके बेटे हैं, ये अलग रिश्ता आप बना दे रहे हैं। पूरी देश दुनिया तो कह रही है भाजपा कांग्रेस ही आपस के दुश्मन है। बाबरी मस्जिद की शहादत किसकी हुकूमत में हुई? बाबरी मस्जिद के ताले किसके हुकूमत में खोले गए? बाबरी मस्जिद के अंदर चोरी से मूर्तियां किसकी हुकूमत में रखी गई? उत्तर प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद महज 30 सालों में 50,000 दंगे हुए। आज़ादी के बाद 50,000 दंगों में अगर आप पर दंगे पे 5 मौतें अगर आप जोड़ते हैं तो 2.5 लाख मौत हुई। कितनी? 2.5 लाख। 2.5 लाख में 90% मुसलमान मारा गया, यानी 25,000 कम करके 2,25,000 मुसलमान। किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी आप बताओ। मौजूदा वक्त में 100 ऐसे एमपी हैं, आप कहिएगा तो मैं नाम निकाल करके लोगों को दे दूंगा, जो कांग्रेसी थे मौजूदा वक्त में बीजेपी में। ये राजनीति में ऐसा नहीं होता। आइडियोलॉजी बेस अगर आप नहीं आइडियोलॉजी बेस अगर आप राजनीति कर रहे हो तब ऐसा नहीं। इसका मतलब है कि आपकी जो मेंटालिटी थी, जो आपकी आइडियोलॉजी थी, वो वही थी जहां आप गए। इसमें जो उसको डिफेंड करने वाले लोग होंगे वो कहेंगे वो सत्ता का सुख लेने वाले लोग थे। कांग्रेस की सत्ता है, मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, कल एआईएम की आएगी, मैं एआईएम में ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन वो ऐसे जो लोग दल बदलू जिनके लिए कहा जाता है, उनका ये माना जाता है उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। दो ही दल है यहाँ पर, केंद्र में कांग्रेस बीजेपी, हाँ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी बीजेपी। बसपा को आप खत्म मानते? तो अभी तो फिलहाल बीएसपी तो हाशिए पर है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और मुझे नहीं मालूम है कि बहन जी क्या करना चाहती हैं। हमने तो बहुत कोशिश की थी कि हमारा अलायंस हो। 22 में या 27 के लिए आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हमने हर तरीके से हर वक्त हमने कोशिश की। दलित मुसलमान से अच्छा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं। इस पर अगर हम लोग काम करते तो 40% होते, 20-20। लेकिन चूंकि अब बहन जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बिहार में भी किया है, मुझे लगता है 27 कैंडिडेट भी घोषित करना शुरू कर दिया। देख लीजिएगा आप रिजल्ट क्या आएगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा। अभी आपने बिहार का जिक्र छेड़ दिया है। पिछली बार आपकी 5 सीटें आई थी, इस बार कुछ क्या उम्मीद रख रहे हैं आप बिहार से? इस बार ज्यादा आएगी इंशाल्लाह, इस बार ज्यादा आएगी हमारी सीटें। वहां पे आप इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या? अब देखिए, ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी करेंगे। बिल्कुल, वो प्रदेश अलग है। क्योंकि मेरी जो बाउंड्री है वो गाजीपुर तक है। बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक है, आप उत्तर प्रदेश के। हाँ, गाजियाबाद से गाजीपुर, बनारस से बलिया, उसके आगे मेरे रास्ते बंद हो जाते हैं। फिर भी आपको क्या लगता है, बिहार से आपके लिए उम्मीद है? क्योंकि जो आपके जीते भी थे उसमें से तो मैं चले गए इतना थे आपसे राजद। कह रहा हूँ कि पिछली बार से ज्यादा सीटें इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि ओवैसी साहब का जो अभी मैंने दौरा सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया में मैंने देखा है, उसमें काफी जन समर्थन मिल रहा है और आवाम बड़ी तादाद में आ रही है। तो और कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ जो रैलियां होती है, हम लोग पैसे पे नहीं लाते किसी को। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने एक गाड़ी का पैसा दिया हो कि आप आदमी भर के लाइए, वो फ्री में अंदर आते तो हैं। होता ही होगा, कुछ वैसी साहब की पार्टी, अब वैसी साहब रैली करेंगे तो आप पे भी एक मौलिक दबाव तो होता होगा कि यार संख्या बल दिखाना है, कभी नहीं, वरना कभी नहीं, आज क्या तक, इमेज जाएगी। आज तक कभी नहीं, आज तक कभी नहीं। ये इसके लिए तो हम कसम भी खा सकते हैं कि आज तक हमने कभी बस नहीं लगाई कि तुम इस बस में भर करके आओ। अभी 14 जून को हमारा एक प्रोग्राम हुआ था गांधी भवन में, अच्छा, यहाँ लखनऊ के अंदर। हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुलाया था, अध्यक्षों को अपने बुलाया था, वैसे साहब नहीं आए थे उसमें। हाँ। और हमारी 750-800 की उसमें जो स्ट्रेंथ है वो थी, चेयर हमारी पड़ी थी। प्लस हमने बाहर 1000 चेयर डलवाया, बाहर एलईडी भी हमने लगवाई। तो हमारे आदमी ज़्यादा हो गए, हमारे पास जगह कम हो गई, हमारे 3000 प्लस आदमी आ गए। हमने किसी को 1 रुपया नहीं दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में आपके संगठन की। आप एक मिनट के लिए जो वर्तमान स्थिति है सबको भूल जाइए। आप कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? आपकी हुकूमत हो, आपके दल की सरकार हो, किस तरीके से उसमें, किस तरीके के लोगों को उसमें, आप हिंदुओं की किस तरीके से जगह देखते हैं, उसका किस तरीके से आप कार्यकाल होगा, या किस तरीके से समाज का एक आप आईना देखते हैं? वो किसी की भी सरकार, कि आपकी सरकार हो या किसी की हो, दूसरे की सरकार होगी तो आपको उसमें जो कमियां लग रही होंगी। लेकिन अगर हम सरकार या दल से हट के एक बात करें, उत्तर प्रदेश का चेहरा कैसा होना चाहिए, सियासी चेहरा या सामाजिक माहौल कैसे, ऐसा ऐसा रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा जिसमें आपको लगेगा कि अब उत्तर प्रदेश में सब कुछ वैसा चल रहा है जैसा चलना चाहिए? देखिए, जो भी चीज़ें हो संवैधानिक तरीके से हो। संविधान ने जो राइट दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर पूरा प्रदेश चले, बल्कि पूरा देश अगर चले, तो हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा ही नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि ऐसा सभ्य समाज होना चाहिए जहाँ पर आपको चोट लगे तो मुझे भी तकलीफ हो। जिस तरीके से आज से 30 साल पहले हम लोग एक साथ बैठते थे, शादी और ब्याह में हम आपके यहाँ से पलंग मांग करके लाते थे, बारात आई यहाँ बैठे, सारी चीज़ें बैठ करके मिल करके पनबुज्जी होती थी, गांव में उसको पनबुज्जी कहते थे, डिस्कशन होता था। तो हम चाहते हैं कि ऐसा समाज बने और ऐसा हमारा प्रदेश बने जहाँ पर भय ना हो, जहाँ पर भूख ना हो, इन चीज़ों से लोग मुक्त हों, जहाँ पर रोज़गार हो, जहाँ पर विकास हो, सड़कें अच्छी हो, पानी साफ हो, तेल अच्छा हो, दूध अच्छा हो और बच्चों की तालीम की बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो। हम एक ऐसा समाज चाहते हैं, बेहतर अस्पताल हो, और इस फील्ड में एमआईएम ने काम भी किया है। जैसे क्या क्या काम कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, अगर अपने आप को? उत्तर प्रदेश में तो अभी हमें ताकत ही नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में अगर हमें ताकत मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला, जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर 14,000 गरीब बच्चों को हमारी पार्टी मुफ्त में तालीम देती है। कितना? 14,000। और हमारे वहाँ पर एक नहीं कई कॉलेज हैं मास्टर के, बी फार्मा, डी फार्मा, फार्मासिस्ट, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ का कॉलेज, और ओएसी ऑफ एक्सीलेंस के नाम से हमारे 14 या 15 स्कूल हैं वहाँ पर, जिसके डायरेक्टर वो हमारे अपोजिशन के लीडर तेलंगाना में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हैं। तो हम वहाँ पे 2 हॉस्पिटल चलाते हैं, हमारी पार्टी का है। एक ओवैसी हॉस्पिटल है, एक असरा हॉस्पिटल है, 1200 बेड का है, एक 1400 बेड का है। तो हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ऐसा हो जहाँ पर अमीर और गरीब में कोई फ़र्क ना हो। एक और इल्जाम लगता है, उस पर मैं राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, उत्तर प्रदेश के स्तर पे आपसे जानना चाहूंगा। आपकी पार्टी का नाम आता है तो सीधी एक इमेज है, और कि मुस्लिमों की पार्टी। आप इस इमेज को रखना चाहते हैं, या आपकी पार्टी में गैर मुस्लिम लोगों का कितना स्पेस है, या आप किस तरीके से इस चीज को आगे लेके चलना चाहते हैं, क्या सोचते हैं आप? हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर। हम नीचे बैठते हैं एक साथ, एक ही बर्तन में हम लोग खाते पीते भी हैं। हमारी पार्टी के बहुत सारे नॉन मुस्लिम हमारी पार्टी में हैं, यादव भी है, दलित भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है।
हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यकीनन है, और संविधान हमको इस बात का राइट देता है। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड हैं। और आपको चुनाव तो मैं चिन्ह ये कह रहा हूँ कि इस देश की सबसे बड़ी किताब संविधान है। मैंने अभी आपसे कहा ना कि अगर संविधान के तरीके से देश चले और हर आदमी संविधान को फॉलो करे तो हमारे देश में हिंदू मुसलमान खत्म हो जाएगा। मैं आपकी राजनीतिक, क्योंकि देखिए जो भी जितने भी दल हैं वो इसी तरीके की बात करते हैं कि मैं संवैधानिक दायरे में हूँ, रजिस्टर्ड हूँ, लेकिन आपकी पार्टी में अगर दिल से बात करें, एकदम ईमानदार बात अगर हम लोग करें, तो आपको लगता है कि जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको लीडरशिप में या इस तरीके के काम में आप लोग अहमियत देते हैं? अरशद खान ने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी, कितना सेकुलर नाम था। पीस पार्टी बनाई, कितना पीस ही नाम है, कितना सेकुलर नाम। मसला यह है कि जहां पर हमारी दाढ़ी टोपी मुसलमान दिख जाता है वहां आपका नाम सेकुलर है, उससे उन्हें मतलब नहीं होता। नहीं, मैं नाम की बात नहीं कर रहा था, मैं दल में आपको ये सोच रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं एक, इस बात को हटा के मान लीजिए मैं एक सामान्य युवा हूँ, तो अगर मैं मान लीजिए एक युवा हूँ जो कैरियर के रूप में राजनीति को देख रहा हूँ, तो आप कैसे मुझे कन्विंस करेंगे या एश्योर करेंगे कि मुझे एआईएम चुनना चाहिए, जिससे मुझे कम से कम उस राजनीतिक दल में अपने भविष्य को मैं सुरक्षित कर पाऊंगा या सुनिश्चित कर पाऊंगा? देखिए, एमआईएम के अंदर गैर बराबरी की कोई जगह नहीं, चाहे वो मुस्लिम या गैर मुस्लिम, आप दोनों की बात कर रहे हैं? दोनों बराबर है। मैंने आपसे कहा ना, अगर जिस देश में मेरे नेता से ज्यादा कोई संविधान की बात करता हो, संवैधानिक तरीके से बात करता हो, तो आप सेकंड नेता का नाम बताइए। आप सेकंड कहेंगे तब भी असदुद्दीन ओवैसी नाम आएगा, आप थर्ड कहेंगे तब भी असदुद्दीन ओवैसी ही नाम आएगा। और हमारी पार्टी भारत के संविधान में अटूट भरोसा रखती। 11 साल से मैं उत्तर प्रदेश का पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ। 11 सालों में मेरी पार्टी की वजह से पूरे प्रदेश में एक सिंगल वायलेंस हुआ हो तो आप मुझे बताइए। कहीं सिंगल हमारे कहने से हिंदू मुसलमान के फसाद हुए हो तो आप मुझे बताइए। पूरे प्रदेश में बीजेपी की वजह से एक नहीं कई फसाद हुए, दूसरी पार्टियों की वजह से एक नहीं कई फसाद हुए। आप सपा का नाम लेने से बचना चाह रहे हैं? नहीं, क्यों बचना चाहते हो? हमारे रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो हमारे सबसे बड़े सियासी दुश्मन है। वही लोग तो हम लोगों को बदनाम करते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। ये तो हमारे सबसे बड़े सियासी दुश्मन है। इन्होंने ही तो हमारे हालात को दलित से बदतर किया है। इन्होंने ही तो हमें सबसे ज्यादा आतंकवाद के झूठे मुकदमों में जेल के अंदर डाला है। मुख्तार अंसारी कितने साल जेल में रहे? 28 साल रहे। 10 साल से बीजेपी की हुकूमत है। हाँ। 18 साल किसकी थी? सपा बसपा की थी ना। तो मुख्तार के जो बेटे हैं अभी, तो वो अखिलेश जी के करीबी हैं, और अखिलेश जी के करीबी हैं या राजभर जी के करीबी हैं वो मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो अपने मंच से जो वो कहते हैं कि अखिलेश जी से बात हो मैं तो उनके बेटे से ही सवाल कर रहा हूं कि आप बताओ। तो मौजूदा वक्त में मैं अफजाल अंसारी साहब से भी ये सवाल कर रहा हूं कि अगर इन 10 सालों में बीजेपी हुकूमत में न्याय नहीं मिला तो आगे पिछले 18 साल में न्याय आपको क्यों नहीं मिला? अतीक अहमद किसकी सरकार में जेल के अंदर गए और थे? उनकी भी जिंदगी के आखिरी आधा हिस्सा उनका जेल में खत्म हुआ। अतीक अहमद को आप गुंडा मानते हैं या नहीं? अब तो है नहीं दुनिया में, उनकी बात करने से क्या मतलब है? नहीं है, नहीं अभी उनका मेरे जिक्र ख्याल है। से नहीं करना चाहिए उनकी बात ही, ठीक है, जो दुनिया में नहीं। अभी मैं आपसे एक अलग अभी हम बात करेंगे जो अभी आपसे बातचीत के बीच में रह गया था, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की स्थिति, क्योंकि आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन से आते हैं। अब हम इस मुद्दे को लेकर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश या देश में जो सरकार चल रही है, क्या समस्या आ रही है मुस्लिमों को? मुसलमानों के साथ ही तो सारी समस्याएं हैं। आज उत्तर प्रदेश में आज मुसलमान अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। हनन हो रहा है उसके मौलिक अधिकारों का। आप देख लीजिए 3 दिन पहले क्या हुआ बरेली के अंदर। 3 दिन पहले बरेली के अंदर जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद का पोस्टर दिखाने पर 4000 लोगों को जेल में डाल दिया। लाठियों से मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को मारा गया। भाई, लोकतंत्र में ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। 25 लोगों के ऊपर कानपुर में आइला मोहम्मद लिखने पर या पोस्टर लगाने पर आपने उनको जेल में डाल दिया, उनके ऊपर आपने एफआईआर कर दी। उसी एफआईआर की मुखालिफत हो रही है पूरे देश के अंदर। तो
ये क्या है आप बताइए मुझे, ये अन्याय नहीं है हमारे साथ? यही फतेहपुर में मकबरे पे जा करके बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी का जिला अध्यक्ष सारे लोग घुस करके वहां पर तोड़ फोड़ की, आज तक पुलिस वाले एक आदमी को नहीं पकड़ पाए। अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई। हाँ, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री की भाषा शैली आप देख लीजिए। एक मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक हो, लेकिन प्रदेश की 24 करोड़ आवाम तुम्हारी आवाम है। हाँ? आपने इतना मुखर होकर के तो फतेहपुर पर नहीं बोला था, जिस तरीके से आप बरेली पर बोल रहे हैं। आपको अगर इतनी दुश्मनी हमसे है तो आप मैदान बता दीजिए जहां पर 4 करोड़ मुसलमान उत्तर प्रदेश का इकट्ठा हो जाए। आप फोर्स को बुला लीजिए, गोलियां भर लीजिए, कत्ल कर दीजिए, हम लोग खत्म कर दीजिए। जैसे नेतन्याहू मार रहा है हमास को, वो गजा के अंदर, उसी तरीके से आप हमारे, कम से कम तारीख में आपका भी नाम हिटलर की तरह लिखा जाएगा, नेतन्याहू की तरह लिखा जाएगा, मार दीजिए। आप कह रहे हैं जहन्नुम, जहन्नुम का मतलब क्या होता है? जहन्नुम भेज देंगे, इसका मतलब क्या होता है? तो इस तरीके की भाषा शैली एक मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए, और एक विशेष वर्ग के लिए ये बात बोली गई, जबकि वहीं फतेहपुर वालों के, फतेहपुर में चूंकि इनके अपने लोग थे, बीजेपी के लोग थे, जो मकबरे पर चढ़े थे, 500 साल पुराना मकबरा था, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो हमारे पेशेंस, हमारे सब्र का कब तक इम्तिहान लेंगे? खैर, हम लोग साबिर कौम के लोग हैं, हम लोग सब्र करेंगे इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल वक्त आएगा, हम भी संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। मैं आपसे जो इस सेगमेंट में मैं बात करना चाह रहा था वो उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की स्थिति के बारे में। आज़ादी से अगर हम बात करें, आज़ाद देश की सरकार है, उस समय मुस्लिमों की क्या स्थिति थी, और दिन ब दिन कई बार ऐसा ओवैसी साहब ने भी आरोप लगाया है कि वो गिरती गई है, और आप उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको लगता है कहाँ चूक रहे हैं? जिन्होंने हुकूमत की इस देश में सबसे ज्यादा वक्त, मैंने आपसे कहा था ना, अभी बीच में बात वो कट गई थी, इस देश में 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस है या बीजेपी। 1984 के बाद में बीजेपी बनी, जनसंघ थी पहले, तो कभी वो सत्ता में होते हैं, कभी वो सत्ता में है, तो दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन ज्यादा जिम्मेदार वो है जो ज्यादा दिन हुकूमत किया। भाई 30% हम सरकारी नौकरियों में थे, आज मौजूदा वक्त में हम 1% भी नहीं। कौन जिम्मेदार है? आप इल्जाम हमको देते हो, हुकूमत आपने किया, हमारा वोट आपने लिया, नारे हमने आपके लगाए। 14% हिंदुस्तान में सरकारी आंकड़े के हिसाब से मुसलमान है, 27% सरकारी आंकड़े के हिसाब से जेल की सलाखों में। कौन जिम्मेदार? तो 50% आबादी तो हमारी जेल में। कौन जिम्मेदार? आप बताइए मुझे। और मैंने आपसे अभी कहा ना कि कांग्रेस की हुकूमत में 50,000 से ज्यादा, मैं 50,000 कम वक्त में 30 साल के अंदर हुआ, जिसमें 2.5 लाख लोग मारे गए। 2.5 लाख में 2,25,000 मुसलमान मारे गए। किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। मुरादाबाद के अंदर जो मारे गए मुसलमान, वो उसके मस्जिद के अंदर ईदगाह में, किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। हाशिमपुरा के अंदर जो सानिया हुआ, किसकी हुकूमत थी? फिरोजाबाद में जो हुआ, किसकी हुकूमत थी? अलीगढ़ में जो हुआ, किसकी हुकूमत थी? तो इनकी हुकूमत में, मुजफ्फरनगर में जो हुआ, किसकी हुकूमत थी? आप बताओ। अच्छा, आपको राजनीतिक बात से हटके कभी आपको, जो आपने बताया कि 27% थे सरकारी नौकरियों में, अभी 1% है सरकारी नौकरियों का। बहुत सारे विभाग हैं जहाँ 1% भी नहीं, बहुत सारे विभाग हैं जहाँ 1% भी नहीं है। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आत्मावलोकन में कभी लगता है कि मुस्लिम समाज से भी कुछ कमी रही, पढ़ाई पे, शिक्षा पे उस तरीके से जोर नहीं दे पाए, सियासत में जो लोग थे उनके बहकावे में अधिक रहे, या क्या रहा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो आपको लगेगा ना कि कुछ गलती तो यार हमसे भी हुई, कि हम 27% थे अगर आज 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता ना कि सरकार ने चाहा कि मुस्लिम ना रहे और नहीं रहे, कहीं तो कमी आई होगी। आपको कुछ लगता है ऐसा या नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों ने गलती की है। मुझे लगता है कि मुस्लिम रहनुमाओं ने गलती की है, जो मुस्लिम लीडरशिप थी उन्होंने गलती की है। मुसलमान पढ़ना चाहता है। मैं आपको बता दूं, हमारी जो पवित्र ग्रंथ कुरान है, जो हमारे लिए सबसे मोतबर किताब है इस दुनिया की, उस किताब में जब हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ता वही लेकर के आया था, तो उस किताब का जो पहला लफ्ज आया था उसका नाम ही है इकरा। इकरा के माने होता है रीड, पढ़ो। तो ऐसा नहीं हम पढ़ना नहीं चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें मौजूदा जो उस वक्त के या अभी भी जो सरकारें थी या है,
आगे का नहीं मालूम। ये नहीं चाहती हैं कि हमारे हाथों में कलम आए। हमारे हाथों में कलम आया अगर ये सोचती तो हमारे इलाकों में स्कूल खोलते, शराब की दुकान ना खोलते, हमारे इलाकों में पुलिस स्टेशन ना खोल करके अच्छे अस्पताल खोलते, कोचिंग सेंटर। सरकारों ने बहुत बड़े लुभावने वादे किए। 2012 के मैनिफेस्टो कहीं मिल जाए समाजवादी का, आप पढ़ लीजिएगा 2012 का निकाल करके। सरकारें नहीं चाहती है कि मुसलमानों के हाथों में कलम जाए। मेरा 16 साल का बच्चा, उस पर FIR हो जाएगी, उसकी तो लाइफ खत्म हो गई ना। बिल्कुल। मेरा भाई, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसकी फैमिली तो चली गई ना। आतंकवाद के झूठे मुकदमे में 40 साल बाद कोई बरी होकर आता है, कोई 20 साल, उसका तो एक घर का जिम्मेदार जेल जाता है, पूरा खानदान खत्म होता है। तो ये मैंने कहा ना 50% तो हम जेल में हैं, तो 50% तो हम मर गए ना, हमारे परिवार को तो मार दिया ना 50%। ये अगर कोई कह रहा है कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता है तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई कह रहा है कि ये गलती मुसलमानों ने की है तो ये उससे भी बड़ा झूठ है और तोहमत हम पर है। गलती हमारे बड़ों ने की है, जो लोग सरकार का हिस्सा रहे, बावजूद उसके भी मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी सरकारें रही, कई बार बनी। मुलायम सिंह को तो यहाँ तक विपक्षी उनके मुल्ला मुलायम कह देते थे, और जो एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि MY कॉम्बिनेशन बना के चलते थे। तो फिर कहाँ चूक रह जा रही है? अगर इतने ही जो है सजग नेता थे, आजम खां जी को वो ऐसा माना जाता था कि मुख्यमंत्री के बाद 2nd नंबर के लीडर। देखिए, कंपनी का जो मालिक होता है ना, वो मालिक होता है, उसके बाद उसका बेटा मालिक होता है। समाजवादी पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको मुलायम सिंह ने 1992 में बनाया था। बाकी उस पार्टी में जितने भी लोग हैं वो सब उस कंपनी के नौकर हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो आजम खान हो, कोई भी हो, कोई भी खान पठान, ये सारे के सारे। आजम खान ने कहा भी इस बात को, मैं तो खादिम हूँ पार्टी का, नेता कहाँ हूँ, कहा ना, उन्होंने कबूल किया ना, इस चीज को एक्सेप्ट किया ना। तो ये सारे के सारे उसके नौकर हैं। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने, उनका समाज 50% से ज्यादा सरकारी नौकरियों में हिस्सेदार बना। आपको पता ही होगा, भर्तियां निकलती थी तो 87 पे नियुक्ति, 52 पे यादव की होती थी। तो हमारे साथ तो वही हुआ, हम तो सिर्फ वोट बैंक की एक मशीन, उनके लिए एक मशीन रह गया वोट बैंक। लेकिन हमें डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया, और हमारे समाज के लोगों ने अपना मंत्रालय लेकर के अपना पेट भरा, अपना घर बनाया, अपने बाद अपने बेटे को नेता बनाया। लेकिन समाज को क्या दिया, क्या दिया समाज को, आप बताइए मुझे। हमें जब जब रैलियां हुई, हमें सरों पे टोपी लगा करके भीड़ में हमको बैठा दिया, नेताजी को खुश कर दिया, उसके लिए आगे की कुर्सी मिल गई उनको। हमारे समाज को क्या दिया ये बताएं ना। पूरे प्रदेश में मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी नेता हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ चैलेंज के साथ। अकबर साहब और असद साहब, यानी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन लोगों के सामने बैठ करके आप मुआवजा कर लो, मेरे लीडर के अगर तुम 25% भी, उसका जो काम है उसके 25% भी अगर तुमने काम किया हो तो मुझे वो काम तुम दिखाना। और उसके बाद तुम इल्जाम किस पे देते हो? मेरे लीडर पे, जिसने अपने समाज को खड़ा कर दिया। तो इन लोगों ने सिर्फ अपना पेट भरा। अपनी नेता, जिसके पास एक घर था उसके पास 10 मकान है, जिसके पास सिर्फ मुरादाबाद में था उसके पास लखनऊ में भी है, और एक नहीं कई हैं जिनके छोटे मकान थे, साइकिल से चलते थे, आज उनके लड़के BMW से चल रहे हैं। लेकिन समाज कहाँ? हमारा समाज तो वही है ना। तो लोग तो आगे नहीं बढ़े, पर्टिकुलर व्यक्ति आगे बढ़ा ना। तो हम तो समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अब समाज को आगे ले जाने के लिए आप या आपका दल क्या करेगा? देखिए, लोकतंत्र में आपको अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सियासी तौर से मजबूत होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और जिस समाज का अपना सियासी डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं होता है, उस समाज को इंसाफ नहीं मिलता। अगर सारे समाज को इंसाफ मिलता तो देश के अंदर तीसरी पार्टी बनने की जरूरत ही नहीं थी।
और जितनी भी पार्टियां बनी इस देश के अंदर, हमारे नाम से लोगों को एतराज है, लेकिन जितनी भी पार्टियां बनी वो सारी पार्टियां जाति पे आधारित है। भाई निषाद पार्टी क्या है? वो जाति पे नहीं है। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव राजभर पार्टी, वो क्या है? वो जात पे आधारित नहीं है। तो इन लोगों को पार्टी बनाने की जरूरत ना होती अगर इनके समाज के लोगों को इंसाफ मिला होता। उसी कड़ी में हम भी हैं। नहीं साहब, मेरा तो सवाल सीधा सीधा अब मैं इस तरफ जा रहा हूँ कि चुनाव आ रहा है, पार्टी बनाई है चुनाव जीतने के लिए, और आपने भी जो कहा कि अगर हम सत्ता में नहीं आएंगे तो अपने वर्ग का भला नहीं कर सकते, अगर सही लोग या उस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करने वाले, तो आपकी पार्टी 27 का चुनाव कैसे लड़ेगी? कैसे आप लोग सत्ता में आएंगे? क्योंकि आपने तो सबसे दुश्मनी कर ली। अखिलेश से आपको ऐतराज, रावण से आपको ऐतराज, बहन जी से आपको ऐतराज, भाजपा का तो नाम नहीं लिया जा सकता, कांग्रेस तो आप मानते ही नहीं है। 27 में ऐसा क्या करेंगे? वो कब तिलिस्म होगा कि आपके लोगों को आपको रिप्रेजेंटेशन देने का देखिए, मौका? अखिलेश यादव हो या मायावती जी हो, हम लोग किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं। बिल्कुल ठीक। हमारी सियासी दुश्मनी थी, है और रहेगी। और सियासत में कोई चीजें कंफर्म नहीं होती। भाई कल तक राजभर जी कहते थे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा मोदी योगी हो। आज राजभर जी उनकी तारीफ कर, उनके साथ में कम से कम हमने ये तो नहीं कहा ना, हमने तो किसी को गाली तो नहीं दिया ना। हमारे और उनके जो मतभेद है, हमारी जो लड़ाई है, वो नाइंसाफी की है। आपने इंसाफ नहीं किया, हम आपसे शिकायत कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत आपने किया। ठीक है। तो ये गलत तो नहीं होगा कहना? नहीं ये कोई दुश्मनी तो नहीं है ना? नहीं, दुश्मनी नहीं। आज भी बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान, आज से नहीं 1947 के बाद से फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। बल्कि मुसलमान ही नहीं, SC ST OBC भी रहा, हमेशा रहा साथ में। तो हम तो कह रहे हैं आज भी कि आइए, हम भी चाहते हैं बीजेपी को रोका जाए। हम तो मंत्रालय ये वो सारी चीजें तो नहीं मांग रहे हैं। हमने पिछली बार भी कहलवाया था, इस बार भी हम वो बात कह रहे हैं। इसमें ये बात कई बार है, पिछले चुनाव में भी ऐसा लग रहा था कि बात बन जाएगी, गठबंधन के लिए कई बार मुलाकातें हुई, चीजें हुई, लेकिन फिर अखिलेश जी और ओवैसी जी की बन नहीं पाई। कौन बड़ा दिल्ली? ओवैसी जी की नहीं बात है बनने बनाने की। देखिए, समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हम उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को बंद कर दें, और कांग्रेस भी ये चाहती है। हम क्यों बंद कर, क्यों बंद कर दें? हम एक पॉलिटिकल पार्टी है ना। बिल्कुल। तो हमको राइट है इस बात का कि हम इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करें। तो हम क्यों पार्टी को बंद कर दें? हम चुनाव ना लड़े, हम उनका बिला शर्त हम उनका सपोर्ट कर दें, क्यों कर दें? तो फिर हमको पार्टी बनाने की क्या जरूरत है? आप ही लोगों ने तो हमारे साथ नाइंसाफी की। अखिलेश जी तो देखिए, बड़ा अपनी इंडिपेंडेंट जब तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, लीडर नहीं होगा, जब तक आप कोई लड़ाई न लड़ सकते हो, ना आप लिए इंसाफ कर सकते हो। आपको कोई इंसाफ नहीं देगा। आपको इंसाफ कायम करने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। जैसे मैं बात ये करूंगा, अखिलेश जी तो गठबंधन में उन्होंने राजभर को भी टिकट पार्टी में सीटें दे दी, निषाद को भी दे दी, बारी बारी रावण को भी कुछ सीटें वो दे ही रहे थे, चंद्रशेखर रावण को भी, कांग्रेस को भी 100 सीटें दे रहे हैं। केवल AIM से कहाँ पे उनका मामला नहीं हो पा रहा? हम मुस्लिम है ना, सियासत में हमें अछूत समझा जाता है। मुस्लिम लीडरशिप को सियासत में अछूत समझा जाता है। मुस्लिम वोट पे खाली निगाहें होती है इन लोगों की, बास की तरह, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप नहीं। वैसी साहब बहुत अच्छे आदमी है लेकिन लीडर नहीं अच्छे, उनका अपना मानना। बहुत काबिल आदमी है लेकिन मुसलमानों के लीडर नहीं बनना चाहिए, उनका अपना मानना। वो लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की चुनाव के लिए कभी आपने ऐसा देखा कि जो बड़ी मुस्लिम ताकतें हैं वो सब एक साथ इकट्ठा अगर हो जाएं तो प्रदेश के कई सारी सीटों पे कई सारी सीटें उनकी झोली में आ सकती हैं, कई सारी सीटों के परिणाम बदल सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सही मानों में अगर ग्राउंड पे कोई पार्टी काम कर रही है और पूरे प्रदेश में जहाँ जिसका संगठन है वो हमारा है। हमने तो पिछली बार भी लोगों से कहा था कि आइए एक डंडे एक झंडे के नीचे इकट्ठा होते। अगर और भी जो पार्टियां हैं, जो लोग चला रहे हैं, लीडरशिप का मुआवजा कर लीजिए।
ताकत देख लीजिए, जिसके पास ताकत हो उसी के डंडे और झंडे के नीचे हम इकट्ठा होता है। हम क्यों 5 डंडा लेकर के दो? मैं तो आज भी कह रहा हूँ, साथ में मिल करके संघर्ष करते हैं। आइए हमारी कुर्सी पर बैठिए, हम तो आज भी कह रहे हैं। नहीं, अब मैं आपसे और क्लियर अगर इसको थोड़ा और खुल के बात करूं, आजम खान साहब हैं, उधर अंसारी परिवार है, आपने कभी कोशिश की कि इन सबको एक साथ बांध लें? हम उनके घर तक गए। मऊ या राम? मुख्तार अंसारी साहब का जब इंतकाल हुआ था, वैसे साहब, वैसी साहब उनके घर तक गए। हम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इन्हीं लोगों ने हमें तो बदनाम किया। जितना खुल करके मुख्तार अंसारी के सपोर्ट में मैंने बोला है, उनके परिवार के लोगों ने भी नहीं बोला। आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल। मैंने एंकर को डांट दिया था कि आपकी हिम्मत कैसे हो, उन्हें गुंडा, क्रिमिनल, माफिया कहीं। जब तक अदालत से जब सजा याफ्ता नहीं है तो आप कैसे कह सकते? भाई कन्विक्शन नहीं हुआ था उस टाइम। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। अभी जो पूर्वांचल की राजनीति से एक बड़ा नाम है ब्रजेश सिंह, और कई और लोगों ने भी, राजभर ने भी ये बात कही। कई बार ये आरोप आ रहा है कि उनके परिवार ने, ब्रजेश सिंह ने तो खुल के आरोप लगाया अफजाल अंसारी पे कि जो मुख्तार अंसारी जी की जो देवासान हुआ है उसमें जो है इनको जानकारी थी या इनकी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस पर आपका क्या कहना है? देवासान मतलब उनका जो इंतकाल हुआ, अब उसे आप मर्डर कहें या कहें, क्योंकि उसको इस तरीके से किसको जानकारी थी? अफजाल अंसारी। भाई मैं नहीं जानता उन लोगों के क्या मामलात हैं आपस के, क्या नहीं है, वो मुझे नहीं मालूम है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मुख्तार अंसारी को जेल में उनका जो परिवार क्लेम कर रहा है कि उनको मारा गया है। हमारे नेता ने भी यही बात बोल दी थी तो उनके ऊपर मुकदमा हो गया। उत्तर प्रदेश में ही हुआ, नोटिस मिल गई हमको। तो अब उनका परिवार जो कह रहा है वो उस लड़ाई को लड़ भी रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो चीज़ें कोर्ट में है तो फिर उस पर बहस करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं। 27 के चुनाव को लेकर आजम खान साहब अभी जेल से बाहर आए, कई तरीके की बात चल रही है। उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी में आप रहेंगे नहीं रहेंगे। कुछ विशेषज्ञ राजनीतिक कह रहे हैं कि इनकी अंदर से साठगांठ हो गई है, बसपा जा रहे हैं, इसीलिए बाहर आए। देखिए, आजम खान साहब किसी भी दूसरे दल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इंसान की स्ट्रगल की एक एज होती है। आजम खान साहब मेरे ख्याल से 75 के आसपास उनकी उम्र है। तो अब वो किसी दल में जा करके या दोबारा से स्ट्रगल करेंगे या कोई अपना दल बना करके दोबारा से, तो अब उनके पास वक्त नहीं। समझ रहे हैं? तो आजम खान साहब कभी किसी दल में जा ही नहीं सकते। वो तो 2 बार समाजवादी से निकाले गए, तब भी कोई दल में नहीं गए, वापस फिर उसी में आए। तो उस वक्त जब नहीं गए तो आज क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो समाजवादी में ही रहेंगे। और वो भी रहेंगे, उनका परिवार भी रहेगा, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम भी रहेगा, सब लोग उसी में रहेंगे। समाजवादी कुछ भी उनके लिए करे या ना करे, या कोई नेता उनसे घर मिलने जाए या ना जाए, कहीं भी कुछ भी समाजवादी पार्टी का रवैया रहा। और दूसरी चीज ये है कि अखिलेश यादव ने ये कंफर्म कर लिया, आजम खान ने बोला भी कि मैं भाई किसी को टिकट दिला नहीं सकता तो मैं किसी का कटवा क्या सकता हूँ। तो ये चीज तो समाजवादी पार्टी ने कंफर्म कर लिया कि आजम खान के रहने या न रहने पे समाजवादी पार्टी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। तो ये तो कंफर्म कर लिया अखिलेश यादव ने। ना अखिलेश यादव को आजम खान की जरूरत है और ना आजम खान समाजवादी छोड़ करके कहीं जाएंगे। अखिलेश यादव को आजम खान की जरूरत भी नहीं, समझ रहे? और आजम खान साहब के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो समाजवादी छोड़ करके अब नया स्ट्रगल कुछ कर पाए। ना ताकत है ना हिम्मत है, बदन में जान भी नहीं है, अब कमजोर हो चुके। अब बात करता हूँ चंद्रशेखर रावल की। आप लोग 22 में भी 7 चुनाव लड़ रहे थे, फिर आपको रावल भी पसंद नहीं आते हैं। ये रावण से आप पूछिए कि हम नहीं पसंद आए या उनको, वो हमको नहीं आए। 34 नंबर अशोका रोड पर उनको खाना बैठा करके वैसी साहब ने खिलाया है। 2022 के इलेक्शन में यही बाबू सिंह कुशवाहा साहब के यहाँ बैठ करके वहां पर सीटों का बंटवारा हो गया। अब वो किसके कहने पे चलते हैं ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने हमसे गठबंधन तोड़ दी।
225 सीट लेने के बाद भी उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, जबकि 225 विधानसभा में उनके विधानसभा अध्यक्ष नहीं। कुंदरकी के उपचुनाव में, ये जो अभी नहीं हुआ है 9 सीटों पे उपचुनाव, 8 सीटों पे हुआ, तो उस पर ओवैसी साहब के यहाँ हम लोग बैठे और डॉक्टर पल्लवी पटेल थी जी, मैं था, ओवैसी साहब थे। मौर्य जी का भी तो आप लोगों से कर नहीं, वो तो पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात कर रही है, मैं ये उपचुनाव ठीक है। उपचुनाव में हम डॉक्टर पल्लवी पटेल, ओवैसी साहब, इनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और चंद्रशेखर, ओवैसी साहब क्या बैठे वहाँ खाना वाना खाएगा, सब लोग थे। ये वो कि भाई मिलकर के सब लोग, ओवैसी साहब ने उनको कॉल करके बुलाया, ये भी बता दूँ आपको, ओवैसी साहब ने उनको बुलाया, बैठे साथ में खाना वाना खाए। ये हो भाई 8 सीटों पे उपचुनाव है, बैठ करके हम लोग तय कर लेते हैं, मिल करके लड़ते हैं, अकेले अकेले आप और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मिल करके लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ हम। वहाँ सारी बातें तय हो गई, वहाँ पे हो गया, हाँ भाई ठीक है कर लीजिए, ये है वो है। ये हुआ कि अब लखनऊ में बैठ जाएंगे हम लोग, विधानसभा वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी पार्टी के, और मैं और डॉक्टर पल्लवी जी के, हम लोग बैठे दारुशफा पे। पल्लवी जी से पूछ लीजिएगा, उनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ से पूछ लीजिएगा, क्या ये झूठ है। हम लोग बैठे, वहाँ तय हुआ, उन्होंने कहा कि हमें इतनी सीट, तो बैठ कर उसमें फैसला ये हुआ कि भाई चलो 1 सीट पल्लवी पटेल जी लड़ लेंगी फूलपुर, 1 सीट MIM लड़ लेगी कुंदर की जी, और 1 सीट हमारे और एक और LI पार्टनर थे उस टाइम बिंद समाज के, प्रगतिशील मानव पार्टी करके है उनकी, तो उनको वो मझवा, वो क्या नाम है आपका, मिर्जापुर 3 सीट, बाकी 6 सीट आप लड़ लीजिए। सब कुछ तय हो गया, यहाँ भी लखनऊ में भी बैठ करके तय हो गया, सब कुछ, 1-1 सीट हम लोगों ने लिया, बाकी 6 सीट उनके पास। एक हफ्ते बाद मैंने फोन किया, मैंने कहा बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, एकदम मामला करीब है, इलेक्शन होने वाला। मना कर दिया उसके प्रदेश अध्यक्ष, बोले नहीं हमारे लोग कह रहे हैं कि हम जो है अकेले चुनाव में जाएंगे, हम गठबंधन नहीं। तो इसमें मेरी कौन सी गलती है, मेरी पार्टी की कौन सी गलती है, आप बताओ मुझे। तो इसमें तो उन लोगों ने तोड़ा ना, हमने तो तोड़ा नहीं। हम लोग किसी को भी पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा जी हमको छोड़ करके गए, हम थोड़ी उनको छोड़े। हाँ, 27 के लिए क्या कर रहे हैं? 27 में लड़ेंगे, 200 सीटों पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह लड़ेंगे। गठबंधन के लिए आपका फेवरेट कौन होगा, अगर आपको अपनी तरफ से प्रपोजल भेजना जो बीजेपी को रोक सके, हम उसके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। तो फिर तो आपको सपा से गठबंधन करना पड़ेगा। मैंने कहा ना कि आज भी BSP इतनी कमजोर नहीं हुई है। आप BSP के पास आज भी उसके पास 10 से 12% वोट है। शौकत साहब, कुछ अंदर बात चल रही है बहन जी से? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई बहन जी को, तो मैंने अब तक लाइव देखा भी नहीं है। बहन जी को तो मैंने ऐसे सामने से देखा भी नहीं, ना कभी मेरी कोई मुलाकात है। तो अगर आपको फेवरेट गठबंधन के लिए पार्टी आपको लगता है बसपा आपके लिए ज्यादा उचित रहेगी? देखिए BSP, चूंकि BSP की और MIM की आइडियोलॉजी लगभग सिमिलर है। BSP भी अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रही है, हम भी अपने समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम पर भी यही इल्जाम लगा था कि ये संघ से पैसा लेकर के कांग्रेस को हराने आया। हमारे नेता पे भी यही इल्जाम लगता है BJP से पैसा लेकर समाजवादी को हराने आया। मान्यवर काशीराम पर इल्जाम लगाने वाले उनके समाज के लोग थे, हम पर इल्जाम लगाने वाले हमारे ही समाज के लोग, और हम भी अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें बहुत सारी तकलीफें भी झेलनी पड़ रही। मान्यवर काशीराम के साथ कोई भी उनके समाज का जो पुराना कांग्रेसी था वो नहीं खड़ा हुआ, नौजवान खड़ा हुआ था। लेकिन 9-10 सालों में लोगों ने देख लिया, बसपा बनने के बाद, कि नौजवान जब खड़ा हुआ तो उन्होंने अपनी सरकार बना करके दिखा दी पूर्ण बहुमत की। तो हमारे साथ भी आज नहीं तो कल इंशाल्लाह हमने जो पेड़ लगाया है ये बड़ा होगा। आपने ये वाली बात कही, आपने चुनाव को बड़े करीब से देखा है। बहन जी पे आरोप लगता है कि वो बैकडोर से भाजपा को सपोर्ट कर रही है, और पिछले लोकसभा चुनाव में तो कई जगह जहां के BSP के 6 मजबूत प्रत्याशी थे, वो चाहे जौनपुर हो, बस्ती हो, यहाँ पे उन्होंने एंड टाइम पे बिना इंफॉर्मेशन के टिकट भी बदल दिया। आपको क्या लगता है पिछले कुछ चुनाव में बहन जी थोड़ा न्यूट्रल होकर भाजपा की तरफ सपोर्ट कर रही हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के 10 विधायक ने राज्यसभा के इलेक्शन में BJP को वोट किया, क्रॉस वोटिंग। और इल्जाम किस पर है? हम पर है और बहन जी पर है।
नहीं, लेकिन टिकट नहीं नहीं देना अलग बात। नहीं 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 नहीं, ये कोई बात नहीं हुई टिकट की। नहीं, मैं कह रहा हूँ राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग किया जा करके समाजवादी पार्टी के विधायक ने बीजेपी कैंडिडेट उनको निकाल दिया समाजवादी पार्टी। नहीं निकाला, 3 को निकाला। 4, अब तो 4 हो गए तो 6 है ना अभी। तो आप बताओ कि एजेंट कौन है? हमारे वोट से वो विधायक हुए थे ना, तो फिर एजेंट कौन है आप बताओ? यूएपीए का जो कानून आज है जिसके तहत उमर खालिद वगैरह जेल में है, ये जब कानून बन रहा था यूएपीए का, तो किसने उसको सपोर्ट किया था आप बताओ मुझे? बीजेपी के साथ कौन खड़ा हुआ? समाजवादी खड़ी हुई, या आपके कांग्रेस खड़ी हुई, बीजेपी की बीटी हमको कह रहा। नहीं, मैं तो बसपा के लिए, आप क्योंकि आप चुनाव को करीब से बहुजन देख रहे हैं। समाज पार्टी, देखिए कोई किसी के ऊपर मैं इस तरीके का इल्जाम नहीं देता जब तक कि मैं श्योर नहीं, समझ रहे ना? मैं एक मुसलमान हूं और मुसलमान को मजाक में भी झूठ बोलना गुनाह है, ये मेरा इस्लाम कहता है। तो मैं किसी पर अगर इल्जाम लगा रहा हूं तो मुझे फिर 2 गवाह लाने पड़ेंगे जो मेरे पास नहीं। तो मैं किसी पर इल्जाम क्यों? हाँ, जो चीजें सामने है, ऑन रिकॉर्ड है, उस पर मैं बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने राज्यसभा के इलेक्शन में वोटिंग की, बीजेपी को वोट किया, वो चीज तो सामने है। तो फिर अब ये फैसला तो आवाम को करना है कि कौन है टीम। अच्छा, 27 के लिए कुछ ऐसे ना हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। अखिलेश जी बुलाते हैं, कहते हैं कि 2 सीट पे आप लड़ जाइए, हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, करेंगे? नहीं, ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, मैं थोड़ी। आप प्रदेश में हैं, क्योंकि आप जो प्रदेश से आपकी राय मांगी जाएगी, अगर वो 2 सीट ऑफर करते हैं आप। मान्यवर काशीराम ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो फिर हम तो 20% है ना, तो अगर 400 सीटें हैं तो 80 सीट होती है ना हमारे हक में। चलिए 80 मत दीजिएगा, उसमें 10-20 कम कर लीजिएगा। आपका संगठन 27 के लिए कितना तैयार है? बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी आपको अगर क्या लगता है, कितनी सीटों पे, अगर कुछ विधानसभा सीटों का नाम लेके आप बताएं, इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ गया या कुछ ऐसे? ये मैं नहीं बोलूंगा कि कौन कौन सीटें हम लड़ेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे। कितनी सीटें आप अपने दम पे जीत सकते हैं अगर अकेले लड़ना पड़ गया? 84 सीटें जीत सकते हैं। हाँ, अगर हमारा समाज हमारा साथ दे। नहीं, अभी तो आपको कुछ तो आता होगा कि हाँ इतनी सीटें मैं जीत ही सकता हूँ, समाज साथ देगा वो। नहीं, ये देखिए राजनीति में कोई श्योर नहीं होता है। अभी जैसे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा 350 प्लस आ रही है हमारी। जैसे 2027-22 में सरकार बन रही थी, उसी तरीके से 2027 में भी उनकी सरकार बन रही है और अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, जैसे 22 की तरह। ठीक है, आपने हमारे बहुत सारे सवालों पे बात की। एक अंतिम सवाल लेके मैं इस बातचीत को अंत करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले आपने धीरेन्द्र शास्त्री, जो कथावाचक हैं, उनको जोकर बता दिया था। दिखते नहीं क्या? आप बताओ एक चीज, मैं आपको या आपके समाज को या आपके धर्म के, आपके धार्मिक मामले पे कभी कोई हस्तक्षेप किया या करता हूँ, या हमारे समाज का कोई करता है, या हमारा कोई उलमा मौलाना बोल के जिसके गालियाँ देते हो उसने किया? नहीं किया। आप क्यों कर रहे हैं? आप हमको ज़बरदस्ती कह रहे हो कि हम हिंदू हैं। मैं आपको कहूँ आप मुसलमान हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा? आप मेरी आइडेंटिटी को छीन रहे हो, आप मेरी पहचान को आप गाली दे रहे हो। मुझे अगर आपने एक ठाकुर को कहूँ तुम यादव, तो वो तो मार कर लेगा ना, अगर साला मुझे गाली दे रहा है ये, हाँ, ये इससे बड़ी गाली हो ही नहीं सकती। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने हमें ये बोल करके हमको सबसे बड़ी गाली दी, तो हम उनको क्या बोलेंगे? उनके लिए दुआ करेंगे। कुछ समय पहले ब्रिजभूषण सिंह ने ओवैसी साहब के लिए कह दिया था कि धीरेन्द्र शास्त्री हो या ब्रिजभूषण हो, ये सारे लोग एक ही वॉशिंग मशीन के हैं, ये सारे लोग एक ही फैक्ट्री के हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बस ये है कि उनको साड़ी वाड़ी पहना करके उनको वो बना दिया गया, क्या बोलते हैं, साधु के वेशभूषा में ला दिए। वो है तो पॉलिटिकल और प्लस साधु वेशभूषा दोनों है। तो वो बीजेपी अपने हिसाब से सर्कस में कैसे अलग अलग तरीके का अलग अलग रोल होता है, अलग अलग कॉस्ट्यूम होता है, कपड़े अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग तरीके का मेकअप होता है, उसी तरीके से। लेकिन है सब लोग एक ही सर्कस के।
फिर जब इस तरीके के बयान आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं, तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि भाजपा और विरोधी दल दोनों मिलके चुनावों को हिंदू मुस्लिम कर देना चाहते हैं। कुछ बयान भाजपा की तरफ से हो जाएंगे और कुछ बयान इधर से हो जाएंगे, फिर आम जनता का जो मुद्दा होना चाहिए, चुनावी मुद्दा, रोजगार समस्या, इस सब से हटके हिंदू मुस्लिम पे हो जाता है और फिर चुनाव जाके उनको अपने लाभ मिल जाते हैं, उनको अपने लाभ मिल जाते हैं। कितना सहमत है इस बात आम से? जनता ये बात नहीं कहती। नहीं, मैं राजनीतिक विश्लेषकों की बात कर रहा हूँ, आम जनता नहीं। राजनीतिक विश्लेषक जो बैठते हैं उस पे चैनलों पे, नहीं, कई लोग चैनल पे बैठते हैं, अरे किताबें भाई, लिखते हैं। वो सब सारे के सारे वो हर पार्टी के अपने अपने होते हैं, वो बस एक पार्टी का नाम नहीं होता है। आप देखिए, कोई समाजवादी के लिए झगड़ा करता है बैठ करके, कोई बैठ करके बीजेपी के लिए करता है, कोई कांग्रेस के लिए करता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक बात बताएं हम, अगर इस देश में दलितों के उत्थान की बात होती है तो फिर वहाँ पे बिरादरीवाद नहीं होता। अगर यादवों के उत्थान की बात होती है तो वहाँ बिरादरीवाद नहीं होता। अगर ठाकुरों के उत्थान की बात होती है तो वहाँ बिरादरीवाद नहीं होता। अगर मुसलमानों के उत्थान की बात हो तो बिरादरी हो जाती है। क्यों ऐसा? क्यों? हम इस देश के नागरिक नहीं हैं क्या? फिर मैं आपसे वही बात दोहरा करके कहूँगा कि अगर इस देश में बसने वाला हर एक, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये बात कहा था, उसमें जब उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि किसी देश का संविधान कितना अच्छा क्यों ना हो, उस देश के मानने वाले अगर उस संविधान को नहीं मानेंगे तो फिर वो संविधान अच्छा नहीं। और देश का संविधान कितना खराब ही क्यों ना हो, लेकिन देश के नागरिक अगर अपने उस संविधान को मानेंगे तो वो अच्छा संविधान कहा जाए। तो मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ कि इस देश को चलाने के लिए हमारे पास एक सबसे अच्छी किताब है, जो देश की सबसे बड़ी किताब, उसका नाम संविधान है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। हम और आप उसी संविधान को पढ़ें और उसी को फॉलो करें तो मैं और आप एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे। धन्यवाद। इस बातचीत को मैं अंतिम रुख है और इसी आपके एक अंतिम संदेश लूंगा। आप 2027 के चुनाव में जा रहे हैं और अगर आपको उत्तर प्रदेश की जनता को कोई एक मैसेज अपना देना हो, ना सिर्फ अपनी पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सभी जनता के लिए आपको कोई मैसेज देना हो तो आप वो देके और इस बातचीत को हम यहीं पे विराम देंगे। आपने इस पूरी बातचीत में हमारे हर एक सवालों पे अपनी बात रखी, किसी भी सवालों पे किसी तरीके की ना नुक्कड़ नहीं दिखाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक अंतिम अपना मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता के लिए 27 के चुनाव के लिए दें। मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रदेश है भारत में सबसे पीछे जा रहा है। मौजूदा वक्त में ज़रूरत है कि हम सब लोग मिल करके, हिंदू मुसलमान सारे लोग, अगर आप अपने प्रदेश से मोहब्बत करते हैं तो इस देश में, इस प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, विकास के नाम पर जो झिठोरा पीटा जा रहा है जबकि ये ज़ीरो है, हमारे पास स्कूल कम है, हमारे पास हॉस्पिटल कम है। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए हम आगे काम करें, हम सब मिल कर के काम करें, तो उसके लिए आपको इस प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। इसके पहले की सरकारों ने भी वही ढिढोरा पीटा था, किया कुछ नहीं था, और मौजूदा सरकारों ने, आपको तीसरे विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा। मैं ये, मेरी आपसे यही अपील।